नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान 2 भाग 2 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आनुवांशिकता और उत्क्रांति। तो आनुवांशिकता क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है, इसमें से 2 सब टॉपिक जो है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आनुवांशिकता एवं आनुवांशिक परिवर्तन, और उसके बाद प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण ये पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आनुवांशिकता क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आनुवांशिकता क्या होता है उसके बारे में पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग ने सुना होगा या फिर देखा होगा कि कोई बच्चा है, उसमें उसके माता पिता से कुछ गुण हो गए या फिर कुछ शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण जो भी है उनमें सेम दिखता है, एक जैसे ही दिखता है। इसी प्रक्रिया को ये क्यों होता है, ये जिस वजह से होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता। जो कि हमारे बुक में देखो दिया है डेफिनेशन आनुवांशिकता का, एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है, जो जैविक लक्षण है वो जनकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जनकों द्वारा। आगे दिया हुआ है, आधुनिक आनुवांशिक का प्रारंभ ग्रेगर जोहानस मेंडेल इस वैज्ञानिक ने किया। इसकी खोज, जो आनुवांशिकता है इसकी खोज किसने की थी, जोहानस मेंडेल ने की थी। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत सालों से इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने इसके बारे में निष्कर्ष निकाला। बहुत सारे खोज करने के बाद उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला कि आनुवांशिक गुणधर्म कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। उन्होंने 1886 के आसपास लंबी अवधि तक संशोधन करके आनुवांशिकता के विषय में निष्कर्ष खोज निकाला। उसके बाद 1901 में ह्यूगो डॉविस इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है इसके बारे में बता। 1901 में ह्यूगो डॉविस इस वैज्ञानिक में उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसमें कि धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ चेंजेस जो हमारे शरीर के ऊपर दिखते हैं, जैसे किसी को सुनाई नहीं देता है, गूंगा है या बहरा है, ऐसे जो गहरे लक्षण होते हैं, ये उत्परिवर्तन के सिद्धांत में हमको बताया गया है। इसके पीछे का क्या कारण है उन्होंने 1901 में बताया। इसी आधार पर 1902 में वोल्टर सटन ने कानखजूरा की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े के स्वरूप में देखा तथा ये किसी को मालूम नहीं था। जो 1902 में वोल्टर सटन थे उन्होंने कानखजूरे की कोशिकाओं में गुणसूत्रों को जोड़ियों में देखा, जिसको हम लोग क्रोमोसोम इंग्लिश में बोलते हैं। उन्होंने जोड़ियों में देखा और ये इससे पहले किसी को पता नहीं था, उन्होंने इसकी खोज की थी। और जनुक जीन्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में जीन बोलते हैं जनुक को, इसका वहन गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह सिद्ध होने के कारण आनुवांशिक सामग्री पहचानने की दिशा में खोज हुई। जो जीन होता है ये किसके द्वारा होता है, गुणसूत्रों द्वारा होता है। जब ये सिद्ध हो गया तो इसके बारे में आनुवांशिकता जो होता है इसके बारे में आगे खोज होना शुरू हुआ। इसके आधार पर ही 1944 में ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी तथा कॉलिन मैक्लाइड, इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए की आनुवांशिक सामग्री होती है, यह सिद्ध किया। जो ये तीनों वैज्ञानिक थे उन्होंने 1944 में ये सिद्ध किया कि कुछ विषाणु जो होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी सजीवों में क्या, डीएनए में क्या होता है, आनुवांशिक सामग्री होती है। ये इन तीनों वैज्ञानिकों ने बताया। उसके बाद 1961 इस वर्ष फ्रांस के फ्रैंकाइस जैकब तथा जॉन मोनॉड इन आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं की कोशिकाओं में डीएनए द्वारा होने वाले प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया की प्रतिकृति तैयार की। 1961 में क्या हुआ, फ्रांस के 2 साइंटिस्ट थे जो आनुवांशिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये खोज किया कि डीएनए द्वारा जो प्रोटीन, जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, ये कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने लिखा और उसकी जानकारी दी। उसके बाद इसके कारण ही डीएनए अणुओं में छुपे हुए जनुकीय संकेतों को समझने में मदद हुई। ये उन्होंने इस प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को लिखा। इसके कारण ही डीएनए में जो अणुओं में जो छुपे हुए संकेत होते हैं वो हमें समझ में आने लगा। इसके बाद दिया है, इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अमाप क्षमता वाली पुनः संयोजकी डीएनए तकनीकी विकसित हुई। ये जो जनुकीय अभियांत्रिकी
है, इससे आज हमारे देश में जो कोरोना की वैक्सीन बन रही है इसी अभियांत्रिकी द्वारा ही बनाया जा रहा है, इसी से इसकी खोज की जा रही है। ये बहुत ही उपयोगी है और इसी के द्वारा ही डीएनए तकनीक विकसित किया गया है। और उसके बाद बताया गया आनुवांशिक विकृतियों का निदान करने के लिए, प्रतिबंध या नियंत्रण करने के लिए, उपचार के लिए उसी प्रकार प्राणियों संकर या वनस्पति संकर करने के लिए तथा सूक्ष्म जीवों का जहाँ उपयोग होता है, ऐसे औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिकता विकृतियों को निदान करने, ये जो जनुकीय अभियांत्रिकी है, इसका यूज़ हम लोग आनुवंशिक जो विकृतियाँ होती है, जो हमारे को जो बीमारियाँ उसके वजह से लगती है, उसको दूर करने के लिए, और भी बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है दूर करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। और इस तकनीक द्वारा ही जो प्राणी होते हैं और वनस्पतियाँ जो होती हैं उनको उपजाऊ बनाने के लिए, और जैसे गाय हो गई प्राणियों में, उनसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। और ये तकनीक ज़्यादा करके औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए। तो आनुवंशिकता के बाद हम लोग अपना सेकेंड टॉपिक प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिलेखन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए में पाए जाने वाले जनुक आरएनए की मदद से कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते हैं, उसी प्रकार शरीर की रचना एवं कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। जो डीएनए में पाए जाने वाले जनुक होते हैं वो क्या करते हैं, आरएनए की सहायता से कोशिकाओं के, जो कोशिका हमारे शरीर में उसके कार्य में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग है उस पर वो लोग नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद दिया है जनुकों में प्रोटीनों की निर्मित संदर्भ में जानकारी संग्रहित होती है तथा योग्य प्रकार के प्रोटीनों की समय समय पर होने वाली निर्मित शरीर के लिए आवश्यक होती है। जो जनुकों में क्या होता है, जीन्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन यानी प्रोटीन के संदर्भ में जो भी जानकारी रहती है वो क्या होती है, स्टोर होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर को जैसे जितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए रहती है उसके हिसाब से वो क्या करता है, हमारे शरीर को प्रदान करता है। उसके बाद दिया है इस प्रोटीनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है। जो प्रोटीन बनता है वो डीएनए की सहायता से, डीएनए से आरएनए की सहायता से बनता है, ठीक है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए में स्थित जनुकों की श्रृंखला एमआरएनए का निर्माण होता है, श्रृंखला अनुसार एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। ये निर्मित होते समय डीएनए के दो धागों में एक धागे का उपयोग किया जाता है। जो डीएनए में स्थित जनुक होते हैं उसके हिसाब से, उसके श्रृंखला के अनुसार ही क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। और ये एमआरएनए निर्माण होते समय जो डीएनए होता है उन डीएनए का कोई भी एक धागा का उपयोग करते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये देखो इसमें दो धागा, एक इसको धागा बोले हैं और एक दूसरा धागा ये है। तो इन दोनों में से किसी एक का ही उपयोग करते हैं, या तो इसका करेंगे या तो इसका करेंगे, क्योंकि इस पर कोडिंग किया हुआ है। देखो इस तरफ भी किया है, इस तरफ किया है, तो एक तरफ का ही लेंगे और दूसरे तरफ जो कोड रहेगा वो किसका रहेगा, एमआरएनए का कोड रहेगा, आरएनए का कोड रहेगा, जो मिलके क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। उसके बाद ये एमआरएनए अणु तथा निर्मित करने के लिए उपयोग में लाया गया डीएनए का धागा, इन दोनों के न्यूक्लियोटाइड का क्रम एक दूसरे के पूरक होता है। जो इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, ये देखो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री, ये दोनों की जोड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होती है, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड रहता है और आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा, ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के पूरक रहेंगे। साथ ही डीएनए के थायमिन के स्थान पर एमआरएनए में यूरेसिल होता है। एमआरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये देखो, अगर ये समझ लो ये डीएनए है, ये डीएनए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एमआरएनए, ठीक है। अगर समझ लो इधर पे हमारा साइटोसिन दिया है, ठीक है, तो एमआरएनए में भी क्या हो, एमआरएनए में क्या रहेगा, गुआनिन होगा। वैसे ही अगर डीएनए में हमारा क्या है, एडिनिन है, तो हम लोग एडिनिन के और दूसरे में क्या रहता है, थायमिन रहता है,
दूसरा जो उसका पार्ट रहेगा वो क्या रहता है, थायमिन रहता है। लेकिन हम लोग mRNA में क्या करते हैं, थायमिन के जगह पे क्या यूज़ करते हैं, यूरासिल यूज़ करते हैं। उसके जगह पे क्या हम लोग लिखतेंगे, यू लिखेंगे। बाकी सब सेम रहेगा। अगर हमारा यहाँ थायमिन रहता तो हम लोग इधर एडिनिन लिखते हैं, इधर पे कोई चेंजेस नहीं होगा। बस थायमिन के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, यूरासिल लिखेंगे mRNA में। बस इतना ही चेंजेस है। आरएनए की निर्मित करने के लिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलेखन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा प्रतिलेखन जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। तो इसके बाद हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते इधर दिया हुआ है, उसको पढ़ते पहले। कोशिका केंद्रक में निर्मित होने वाला mRNA कोशिका द्रव में आता है। कोशिका केंद्रक से निर्मित होने वाला mRNA कोशिका द्रव में आता है। वह आते समय डीएनए के ऊपर के संकेतिक संदेश लेकर आता है। इस संदेश में अमीनो अम्ल के संकेत होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए पाया जाने वाला संकेत तीन न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय के स्वरूप में होता है। इसी को ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। ये देखो हमारे इधर पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोशिका केंद्रक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें निर्मित होने वाला mRNA ऊपर के सांकेतिक संदेश को क्या करता है, कोशिका द्रव में आता है। mRNA क्या होता है, कोशिका द्रव में आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डीएनए के ऊपर के सांकेतिक संदेश को क्या करता है, वो लेकर जाता है। और वो संकेत किसके होते हैं, अमीनो अम्ल के। देखो ये हमारा डीएनए दिया हुआ है। डीएनए का स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद उसमें से देखो ये जो बीच की पट्टी है ये किसकी है, आरएनए की पट्टी है। उसके बाद ये किसका है, डीएनए का। तो मैंने आपको बताया था इसमें हम लोग किसी एक का यूज़ करेंगे, दोनों धागों में से किसी एक पट्टी का यूज़ करेंगे। तो इसने क्या किया है, डायग्राम में देखो नीचे का पट्टी यूज़ किया है, उसमें से आरएनए को उसने क्या किया है, पास किया है। डीएनए में से आरएनए को पास किया है। तो देखो वो क्या करता है, पास होते समय आरएनए जो डीएनए के ऊपर दूसरी कोडिंग दी हुई है उसको क्या करता है, मैच करता है और क्या बनाता है, mRNA बनाता है। देखो इधर दिया हुआ है थायमिन दिया है, तो उसके जगह पर उसने क्या यूज़ किया, यूरासिल। मैंने आप लोग को बताया था उधर पर क्या होगा, यूरासिल। हम लोग mRNA में क्या यूज़ करेंगे, थायमिन के जगह पे यूरासिल यूज़ करेंगे। तो इधर पे बरोबर दिया, इधर थायमिन दिया है तो हम लोग इधर क्या यूज़ करेंगे, एडिनिन यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ देखो एडिनिन दिया है तो इधर क्या लिए, दिख नहीं रहा है इसमें बरोबर, लेकिन आप लोग समझ जाओ। इधर साइटोसिन दिया है तो हम लोग इधर गुआनिन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, mRNA बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, हमेशा किस में रहते हैं, 3 दिन के जोड़ियों में बनते हैं। ये जो रहेंगे ना 3 दिन के जोड़ियों में बनेंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। देखो 1 2 3, ये 3 दिन के जोड़ी में बनते जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। स्थानांतरण क्या होता है अभी हम लोग ये पढ़ते हैं। देखिए tRNA के द्वारा लगाए गए अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनने का कार्य आरएनए करता है। इस दरमियान राइबोसोम mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर पर सरकता है। इस क्रिया को स्थानांतरण करते हैं। इसमें क्या दिया है, tRNA जो होता है ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, वो अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बांध की श्रृंखला बनाने का कार्य आरएनए करता है। जो tRNA के द्वारा लगाए गए अमीनो अम्ल के पेप्टाइड बॉन्ड से श्रृंखला बनाने का कार्य कौन करता है, आरएनए करता है। इस दरमियान राइबोसोम mRNA एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर पर सरकता है। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। तो अभी पहले मैं आपको बताता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पर रहता है, किसको बोलते हैं, और उसके बाद ये mRNA एक सिरे से दूसरे सिरे पर कैसे सरकता है, ट्रिपलेट कोडॉन एक के अंतर से कैसे सरकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये हो गया हमारा अमीनो अम्ल हो गया, फिर यहाँ से दूसरा अमीनो अम्ल, ये तीसरा अमीनो अम्ल, ये है किसका है, अमीनो अम्ल का चेन है। इसके बीच का जो चेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बांध बोलते हैं। तो उसके बाद mRNA कैसे ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर पर एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर पर कैसे सरकता वो बताता हूँ। ये देखो अभी समझ लो ये हो गया है, एक ट्रिपलेट हो गया है, दूसरा ट्रिपलेट हो गया। ये अभी फ़िलहाल क्या है, एक जगह पे है। ये कैसे सरकेगा, सरकते समय क्या होएगा, एक जो भी है इधर ही पे tRNA एक यहीं पे रहेगा, दूसरा क्या होएगा यहाँ पर
शिफ्ट होते जाएगा। शिफ्ट ट्रिपलेट बोला, एक एक ट्रिपलेट बोला ना, तो ये 3 का क्या होता है, मैंने बताया था आपको। ट्रिपलेट कोडॉन किसको बोलते हैं, सिर्फ 3 को। ये जो 3 रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। तो ये एक एक ट्रिपलेट कोडॉन क्या होएगा, सरकते रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या होएगा ये समझ लो, ये यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। अभी ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होएगा आगे, फिर दूसरा क्या होगा, ये यहाँ से इसके ऊपर आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ग्रुप में हो जाएंगे। एक एक करके ऐसे वो सरकता रहेगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं सरकेगा, एक सरकेगा दूसरा फिर आगे आएगा, फिर एक सरकेगा दूसरा आगे आएगा। इसी तरीके से हमारा स्थानांतरण प्रोसेस होता है। ठीक है, और आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। अब अगले लेक्चर में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।